My dear students, I am Zahiruddin Babar, your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है। इसमें लेक्चर नंबर 3 है, वंडर वॉल्स रेडियाई। हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट के शुरू किए थे। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारे पास ऐसे एटम है कि जिनके हमारे पास आयोनिक रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई है और वंडर वॉल रेडियाई भी है। तो इस वजह से वंडर वॉल रेडियाई को समझना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। तो नोबल केसेस होते हैं या हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा वो हमारे पास वंडर वॉल फोर्सेस का होगा। और खासकर वंडर वॉल फोर्सेस में हम उसको कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। मतलब एक हमारे पास नोबल गैस है आर्गन को अगर हम ले लें, तो एक आर्गन दूसरे आर्गन को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये अट्रैक्शन असल में कोई बॉन्ड नहीं होगा जो कि हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट इस तरह जो हम कहते हैं, ये बॉन्ड नहीं होंगे, बल्कि इनके दरमियान में, क्योंकि ये फ्री स्टेट में होते हैं, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगा। और ये जो फोर्स है ये काफी वीक फोर्स है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ले लें और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लें, तो ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, तो ये भी इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा वो भी हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का होगा। और इस लंदन डिस्पर्शन फोर्स को हम वंडर वॉल फोर्सेस में शामिल करते हैं। तो ये काफी वीक फोर्सेस होती है। तो अब वंडर वॉल रेडियाई क्या होता है? चूंकि नोबल गैसेस के दरमियान में जो इनके एटम होते हैं, इनके दरमियान में और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं, जब ये आपस में टच हो जाए, कोलाइड हो जाए, तो इनके सेंटर के दरमियान में, न्यूक्लियस के दरमियान में जितना फासला होगा उसको हम वंडर वॉल रेडियाई कहेंगे। So, their molecules when comes in contact, they possess van der Waals radii. जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो इस मॉलिक्यूल नंबर 1 का और मॉलिक्यूल नंबर 2 का जो हमारे पास कांटेक्ट वाले एटम होंगे, इसके सेंटर के दरमियान में जो फासला होगा उसको हम वैन डर वाल रेडियाई कहेंगे। यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, एक आर्गन एटम दूसरे आर्गन एटम के साथ अगर हम इस तरह वैन डर वाल रेडियाई की मदद से शो करने की कोशिश करें तो हम कुछ यूं कर सकते हैं। आर्गन असल में हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसको फ्रीज करेंगे, सॉलिड फॉर्म में लाएंगे, तो सॉलिड फॉर्म में लाने से ये आर्गन, एक आर्गन दूसरे आर्गन के साथ टच हो जाता है। या तो हम सॉलिड फॉर्म में लाएंगे या लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। तो जब हम सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लाएंगे तो एक आर्गन एटम दूसरे आर्गन के साथ टच हो जाता है। अब ये जो टच होने की वजह है, ये हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस है या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। तो इसी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं और एक आर्गन की न्यूक्लियस से दूसरे आर्गन की न्यूक्लियस तक जितना फासला आ जाता है, इसको हम असल में कहते हैं वैन डर वाल रेडियाई। अगर इस वैन डर वाल रेडियाई को हम 2 पे डिवाइड कर दे तो हम कुछ यूं कहेंगे कि 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई डी, तो हमारे पास फिर वैन डर वाल रेडियाई से वैन डर वाल रेडियस आ जाएगा। मतलब ये एक एटम का हमारे पास रेडियस आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है ना, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक या न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियस तक आर्गन एटम की जितना भी फासला हमारे पास बनता है वो हम डी से डिनोट करते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डी है ये असल में वैन डर वाल रेडियाई को शो करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन हमारे पास वैन डर वाल है। तो आर्गन में जो वैन डर वाल रेडियाई है, इसकी हमारे पास जो लेंथ है या जो फासला इसने जो है ना कवर किया हुआ है, ये असल में हमारे पास है 376 पेकोमीटर। लेकिन जब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये एक आर्गन एटम का हमारे पास रेडियस आ जाता है, जिसको हम वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। तो ये हमारे पास d/2 के बराबर है। इसको 2 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो 188 पेकोमीटर आ जाएगा। इसी तरह मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि सिर्फ नोबल गैसेस का वैन डर वाल रेडियाई नहीं होता, हमारे पास नॉन पोलर के भी वैन डर वाल रेडियाई हो सकते हैं। तो अगर एक Cl2 और दूसरे Cl2 आपस में इंटरेक्ट हो जाए, इसको अगर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे, तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की मदद से कन्वर्ट हो सकते हैं और इसको हम वैन डर वाल फोर्स भी कह सकते हैं। तो जब वैन डर वाल फोर्स की मदद से एक Cl2, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है ये एक Cl2 है, और ये जो मैंने रेड से बनाया है ये दूसरा Cl2 है। तो एक Cl2 दूसरे Cl2 को जो है ना आपस में जब अट्रैक्ट करेगा, इंटरेक्ट होगा जब एक दूसरे के साथ ये, तो यहाँ पे इनके साथ कनेक्शन आ जाएगा, कोलाइड हो जाएंगी ये, और ये कोलिजन या इंटरैक्ट
आपस में जब ये होते हैं तो ये हमारे पास वांडरवाल फोर्सेस की मदद से या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की मदद से होते हैं। अब यहाँ पे Cl2 के इस एटम का जो कि दूसरे Cl2 के इस एटम के साथ टच है, इस एटम के एक Cl2 के इस एटम के न्यूक्लियस से दूसरे Cl2 के एटम के न्यूक्लियस तक जितना फासला हमारे पास बन रहा है, तो ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में से जितना फासला होगा इसको हम वांडरवाल रेडियाई कहेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विद अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एक Cl2 और दूसरे Cl2 के जो कांटेक्ट में आए हुए एटम है, इनके न्यूक्लियस के दरमियान में जितना फासला है इसको हम असल में क्या कहेंगे, वांडरवाल रेडियाई कहेंगे। अब ये वांडरवाल रेडियाई भी डी से हम डिनोट करते हैं और ये वांडरवाल रेडियाई भी हम डी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम वांडरवाल रेडियस को मालूम करना चाहे तो इस डी को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। जैसा कि यहां पे अगर हम देख ले तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इनके दरमियान में जो एटम कांटेक्ट में है, इस एटम की न्यूक्लियस से इस एटम की न्यूक्लियस तक जितना फासला हमारे पास बन रहा है वो है डी, मतलब वांडरवाल रेडियाई, और ये हमारे पास है 350 पिकोमीटर। अब ये 350 पिकोमीटर हमारे पास एक न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियस तक है, लेकिन इसमें सिर्फ अगर एक का हम मालूम करना चाहे वांडरवाल रेडियस इसका या वांडरवाल रेडियस इस एटम का, तो हम इस 350 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका 175 पिकोमीटर आ जाएगा और इस एटम का भी 175 पिकोमीटर आ जाएगा, जिसको हम कोवेलेंट रेडियस कह सकते हैं, सॉरी वांडरवाल रेडियस कह सकते हैं। अब हमने कल पढ़ा था ये जो अपने एटम है, अपने मॉलिक्यूल में अंदर जो एटम है इनके दरमियान में जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का फासला है वो तो हम कोवेलेंट रेडियाई उसको कहते थे। यहाँ पे इस तरह इसको कोवेलेंट रेडियाई इसको कहते हैं, लेकिन अपने मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एटम का जो रेडियस होता था उसको हम कोवेलेंट रेडियस कह सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल के दरमियान में जितना फासला है इसको वांडरवाल रेडियाई, और इनमें से एक एक का हम जो है ना वांडरवाल रेडियस इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, जिसमें मैंने आर्गन और आर्गन के दरमियान में जो वांडरवाल रेडियाई है वो है 376 पिकोमीटर के बराबर है। अब एक आर्गन की कोवेलेंट नहीं, मैं बार बार कोवेलेंट कह रहा हूं, आर्गन इसमें वांडरवाल रेडियाई है, तो एक आर्गन एटम की वांडरवाल रेडियस जो होगी वो d/2 के बराबर होगी, और वो हमारे पास है 376 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 188 पिकोमीटर। तो हमारे पास एक आर्गन एटम का जो वांडरवाल रेडियस होगा वो बराबर होगा 188 पिकोमीटर। अब Cl2 और Cl2 के दरमियान में जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटरेक्शन है, वो है वांडरवाल फोर्सेस, और एक Cl2 के एटम और दूसरे Cl2 के एटम के दरमियान में जो फासला है उसको हम वांडरवाल रेडियाई कहेंगे, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे कि एक Cl और दूसरे Cl के दरमियान में कितना फासला है। तो ये 350 पिकोमीटर है। अब अगर हम इन Cl2 में एक क्लोरीन और दूसरे Cl2 में फिर दूसरे क्लोरीन की वांडरवाल रेडियस फाइंड करना चाहे तो उसको हम d/2 से डिनोट करेंगे, d को 2 पे डिवाइड करेंगे और वो हमारे पास एक क्लोरीन का वांडरवाल रेडियस आ जाएगा, तो वो हमारे पास बराबर होगा 350 डिवाइड बाई 2, तो बराबर है हमारे पास 175 पिकोमीटर। अब ये क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस नहीं है, मतलब ये कि जो यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल क्लोरीन का रेडियस बन रहा है वो कोवेलेंट रेडियस होगा, लेकिन ये वांडरवाल रेडियस है। वांडरवाल रेडियस हमारे पास ये जो कांटेक्ट में एटम है और इनके दरमियान में वांडरवाल फोर्स है, इस रेडियस को हम वांडरवाल रेडियस कहेंगे, और ये वांडरवाल रेडियस बड़ा होगा कोवेलेंट रेडियस से। देख लीजिए इधर, जो कोवेलेंट रेडियस है क्लोरीन का वो है 198 पिकोमीटर, ये कोवेलेंट रेडियस है क्लोरीन का, लेकिन जो कोवेलेंट रेडियाई, सॉरी क्योंकि डी है, जो कोवेलेंट रेडियाई है क्लोरीन का वो है 198 पिकोमीटर, लेकिन जो वांडरवाल रेडियाई है क्लोरीन का वो हमारे पास 350 पिकोमीटर है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोवेलेंट रेडियाई होती है वो हमारे पास कम होती है और वांडरवाल रेडियाई हमारे पास ज्यादा होती है, या वी कैन से कोवेलेंट रेडियाई इज स्मॉलर देन द वांडरवाल रेडियाई ऑफ एनी मॉलिक्यूल और एटम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेटालिक रेडियाई या मेटालिक रेडियस। रेडियाई प्लूरल है और रेडियस इसका सिंगुलर है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स अटैच्ड बाय अ मेटालिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। हमारे पास एक मेटालिक लैटिस होता है, ये हमारे पास टोटल एक मेटालिक लैटिस है जिसमें बहुत सारे जो है ना हमारे पास ये मेटल एटम होते हैं।
अब ये मेटल एटम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ये लूज कर जाते हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सी बना लेते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन सी और केटाइन के दरमियान में इंटरेक्शन होगा। एक केटाइन भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरा केटाइन भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ओवरऑल जो एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे। तो इसी बॉन्डेड फॉर्म को हम मेटालिक बॉन्ड कहेंगे और ये जो मॉडल है मेटालिक बॉन्ड को समझने के लिए इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो अब इसमें मैं दो एटम ले रहा हूं जो कि मेटल एटम हम इसको कह सकते हैं। ये भी एक मेटल एटम है, ये भी एक मेटल एटम है। तो मेटल एटम असल में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो एक मेटल एटम की न्यूक्लियस से दूसरे मेटल एटम की न्यूक्लियस तक जितना फासला होगा इसको हम मेटालिक रेडियाई कहेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। और साथ में अगर ये मेटल एटम के न्यूक्लियस में जितना भी फासला है दोनों के दरमियान में, इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, मतलब मेटालिक रेडियाई को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, d/2 कर दें, तो ये हमारे पास r मेटालिक आ जाएगा। इसका मतलब ये है रेडियस ऑफ मेटल एटम, जिसमें हम इस एक एटम की रेडियस को यहां पे इस तरह इसमें इस एक एटम की रेडियस को हम डिनोट करेंगे। देख ले यहां पे इस न्यूक्लियस से लेके दूसरे वाले एटम की न्यूक्लियस तक जितना फासला है इसको हम d से डिनोट करेंगे, लेकिन एक एक वाले को हम d/2 और d/2 से डिनोट करेंगे जो हमारे पास रेडियस के बराबर है। तो ये d हमारे पास मेटालिक रेडियाई और d/2 हमारे पास मेटालिक रेडियस के बराबर होगा। d मेटालिक रेडियाई और d/2 और मेटालिक या मेटालिक रेडियस के बराबर है। तो ये है हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट वान डेर वाल रेडियाई का और मेटालिक रेडियाई या रेडियस का। अच्छा, हमने ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं S&P ब्लॉक अंडर कंसिडरेशन हमने लिया हुआ है S&P ब्लॉक का पीरियड नंबर 3 जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, 3rd नंबर पीरियड, जिसमें हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो उसके बारे में अगर हम देख लेना तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फो दिया हुआ है कि इसमें ट्रेंड किस तरह आता है। तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो अगर पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अगर देखें कि इसमें चेंज किस तरह आता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो इसको हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। पीरियड वाइज इसमें किस तरह आता है, मतलब ये कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में किस तरह चेंजेस आती है इसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट की रेडियसेस में। और ग्रुप वाइज अगर हम जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो मुख्तलिफ एलिमेंट की रेडियसेस में हमारे पास किस तरह की चेंजेस आएगी, रेडियाई में, सॉरी। तो पीरियड वाइज अगर हम देख लेना तो मैंने पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट लिए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो मैंने कुछ इस तरह का ऑर्डर दिया इनको कि हर एक पहला वाला दूसरे वाले से साइज में छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम एंड दैट ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, और इस तरह आगे जाते जाइए तो सबसे बड़ा हमारे पास जो रेडियस होगा वो आर्गन का होगा और सबसे छोटा हमारे पास सोडियम का होगा, क्योंकि सोडियम का हमारे पास यहाँ पे 154 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर, 118 पिकोमीटर, 111, 106, 102, 99 और हमारे पास फिर आर्गन का सबसे बड़ा है और ये है हमारे पास 188 पिकोमीटर। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उनकी अगर हम एटॉमिक रेडियस देख ले, कोवेलेंट रेडियस देख ले, या साइज अगर हम कह ले, साइज के बारे में अगर हम देख ले, तो ये दो किस्म के ट्रेंड हम इसमें देख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साइज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ये हम कहते हैं। ये हम कहते हैं पीरियड वाइज ट्रेंड में हम देखते हैं। फिर उसको टॉप टू बॉटम एलिमेंट के साइज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इस किस्म के ट्रेंड को हम ग्रुप वाइज ट्रेंड कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पे साइज को ज्यादा तरजीह देंगे कि हम साइज कहें। यहाँ पे मैं पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट है इसको मिसाल के तौर पे ले रहा हूं, जिसमें हमारे पास सोडियम का साइज जो है ये सबसे बड़ा है, तो इसका रेडियस भी बड़ा होगा। मैग्नीशियम का रेडियस फिर उससे कम, फिर उससे कम एल्यूमिनियम का, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर सबसे कम क्लोरीन। लेकिन आर्गन का इन सबसे फिर हमारे पास जो रेडियस होगा, साइज होगा, वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि आर्गन की जो रेडियाई होगी या रेडियस होगा, आर्गन एक एटम का रेडियस और 2 का रेडियाई,
तो एक एटम का जो रेडियस होगा वो इन सब से, चाहे मेटेलिक हो चाहे कोवेलेंट हो, वो सबसे बड़ा होगा। तो इस वजह से आर्गन का जो यहाँ पे ट्रेंड है वो एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है, क्योंकि हर एक यहाँ पे जो है ना दूसरे से कम है, लेकिन आर्गन जो है ना ये सबसे ज्यादा है। मैं वैल्यू की बुनियाद पे आप लोगों को शो कर रहा हूं। यहाँ पे सोडियम का हमारे पास जो मेटालिक रेडियस है, तो ये हमारे पास है 154 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर मैग्नीशियम, 118 पिकोमीटर एल्यूमिनियम, 111 सिलिकॉन, 106 फास्फोरस, 102 सल्फर, 99 पिकोमीटर क्लोरीन का। तो मतलब सबसे कम क्लोरीन का है 99 पिकोमीटर, जो कि कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन फिर 188 हमारे पास जो रेडियस बन रही है आर्गन का, और आर्गन हमारे पास वंडरवॉल रेडियस रखता है। तो इस वजह से हम पीरियड नंबर 3 में अगर हम ट्रेंड देख ले तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो रेडियस है एटम्स का या साइज है वो कम होता जाता है। ये इस वजह से कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसी शेल पे, शेल ज्यादा नहीं होते, शेल वही होते हैं पीरियड में, सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन उन्हीं शेल में जो है ना बढ़ते हैं। तो ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और ये न्यूक्लियस की तरफ इस तरह श्रिंक हो जाता है। तो आगे जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन शेल में कोई इजाफा नहीं होता, इस वजह से एटम श्रिंक हो जाता है। यहां पे हमारे पास फिर वंडरवॉल रेडियाई बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन फिर ज्यादा हो जाती है और इसकी साइज बढ़ जाती है। फिर हमारे पास ग्रुप वाइज ट्रेंड को अगर हम देख ले तो अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते जाए तो हर एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट में हमारे पास फिर शेल एड होते रहे हैं या होते जाएंगे। तो हर एक एटम के बाद दूसरे एटम के एलिमेंट में या एलिमेंट के एटम में शेल्स एड होते हैं। जब शेल एड होते हैं तो उन शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होने लगता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो इस वजह से हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाता है। तो इसको अगर हम पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं खास तौर पे, इसको अगर हम ग्रुप वाइज पीरियड वाइज ट्रेंड अगर देख ले हम ग्राफिकली, तो हम कुछ यूं देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम एटॉमिक नंबर लेते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा हम देखेंगे कि हमारे पास रेडियस है वो कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। और ये जो मैंने वैल्यू दी है ये मैंने पेकोमीटर भी दी है, पेकोमीटर में तो 90 से लेके 180 पिकोमीटर तक मेरे जो है ना ये वैल्यूज दी हुई है। तो 11 एटॉमिक नंबर हमारे पास सोडियम का है, तो 11 एटॉमिक नंबर पे सोडियम की जो हमारे पास और जो रेडियस जो साइज बन रहा है एटॉमिक रेडियस वो हमारे पास बन रहा है 154 पिकोमीटर। फिर इसी तरह हर एक का जो है ना कम होता जाता है, तो हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, मतलब इंक्रीज नहीं आ रहा बल्कि डिक्रीज इन रेडियस आ रहा है, जिसमें सबसे कम रेडियस जो है ये कोवेलेंट रेडियस है क्लोरीन का, जो कि यहाँ पे 99 पिकोमीटर का बता रहा है। लेकिन फिर आर्गन का वंडरवॉल रेडियस है, तो इस वजह से वो काफी हाई वैल्यू शो कर रहा है और काफी हाई लार्ज उसकी रेडियस होती है। तो इस वजह से जो वंडरवॉल रेडियस होगी वो आर्गन की सबसे बड़ी होगी और जो एबनॉर्मल ट्रेंड शो होगा यहाँ पे वो आर्गन का होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे पास क्या है रेडियस रख सकता है और इसकी वैल्यू हमारे पास फिर होगी 188 पिकोमीटर। तो ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो कुछ यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट है, ये जो हमने एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, इसी तरह वंडरवॉल रेडियस और मेटालिक रेडियस हमने जो टॉपिक कवर किया है, इनको अगर हम कंक्लूड करना चाहे तो इनकी कुछ ऑर्डर हमारे पास बन सकती है कि कौन सा रेडियस या रेडियाई हमारे पास बड़ा हो सकता है या कौन सा छोटा होगा या छोटा हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रेडियाई टाइप्स, कौन से रेडियाई बड़े होंगे और कौन से रेडियाई छोटे होंगे, तो इसमें दो किस्म की है। अगर न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज हो, न्यूट्रल या तो हमारे पास नोबल गैसेस होंगी या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होंगी वो हमारे पास न्यूट्रल हम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास जो न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज होगी, अच्छा एक और भी है न्यूट्रल, हमारे पास एक मेटालिक लेटेस्ट में जो एलिमेंट जो एटम्स होते हैं उसमें एटम भी हमारे पास न्यूट्रल होते हैं ओवरऑल। तो फॉर न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज, अगर किसी केमिकल स्पीशीज को आपस में हम कंपेयर करना चाहे तो उनमें से सबसे कम जो हमारे पास रेडियाई होगी वो कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होगी,
मेटालिक रेडियाई फिर उससे बड़ी होगी, और सबसे बड़ी हमारे पास वांडर वॉल रेडियाई होगी। वांडर वॉल रेडियाई बहुत लूज होती है न्यूक्लियस के होल्ड से, इस वजह से इसके जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो काफी दूर चले जाते हैं न्यूक्लियस के होल्ड से। तो नतीजे में जो है ना हमारे पास जो एटम की साइज होती है वो काफी बढ़ जाती है। दूसरा हमारे पास है फॉर आयोनिक स्पीशीज। जो आयोनिक स्पीशीज है इनका हमारे पास ऑर्डर किस तरह बन सकता है? तो आयोनिक स्पीशीज में हमारे पास केटाइन की जो रेडियाई होगी वो सबसे छोटी होगी। न्यूट्रल एटम की जो रेडियाई है वो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास फिर उससे बड़ी होगी, केटाइन से बड़ी होगी। लेकिन एनायनिक जो हमारे पास रेडियाई है वो न्यूट्रल एटम से बड़ी होगी। हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि केटाइनिक रेडियाई न्यूट्रल एटम से छोटी होती है और एनायनिक रेडियाई न्यूट्रल एटम से बड़ी होती है। इजाफी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं इजाफी। कोवेलेंट रेडियस एक क्लोरीन का अगर 99 पिकोमीटर हो तो मुझे बता दें कि व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ Cl2। तो Cl2 का कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा? हल करके मुझे बता दें आप। वंडर वॉल रेडियाई ऑफ क्रिप्टॉन टू क्रिप्टॉन एटम अगर 404 पिकोमीटर है तो फाइंड वंडर वॉल रेडियस ऑफ क्रिप्टॉन एटम। तो इसमें से एक क्रिप्टॉन एटम का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ये आपने कैलकुलेट करके मुझे बताना है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ये जो मैंने गिवन स्पीशीज दिए हैं, एक आयन है, दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं और एक हमारे पास एटम है। इसका हमारे पास आयोनिक रेडियस फाइंड कर दें, इसका कोवेलेंट वंडरवॉल रेडियाई फाइंड कर दे, और इसमें जो है ना आपने जो इसका कोवेलेंट रेडियस होगा वो फाइंड करना है। जब फाइंड कर दे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, फिर आपने जो है ना इस किस्म की ऑर्डर देनी है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। वो साइन लगा के आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि छोटा कौन सा होगा और बड़ा कौन सा होगा। थैंक यू। तो अब हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस ऑफ एटम्स और आयंस। मतलब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट में जब हम देखते हैं तो किसी एलिमेंट के एटम की रेडियस बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो वो फैक्टर को पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक रेडियस जो है, इसका रिलेशन हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है। मतलब एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम ज्यादा होगा तो उसी एटम का हमारे पास जो रेडियस होगा वो कम होगा, लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसी एटम का हमारे पास एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रॉन को जब अंदर की तरफ श्रिंक नहीं करेंगे, कम न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो इस वजह से हमारे पास फिर एटम की जो साइज होगी वो ज्यादा होगी। अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना दूर चले जाएंगे और एटम की साइज हमारे पास बड़ी होगी। जैसा कि हम यहाँ पे मिसाल दे सकते हैं, जो हमारे पास सोडियम का रेडियस है वो बड़ा है मैग्नीशियम की रेडियस से, क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से जितना हमारे पास सोडियम का रेडियस है वो बड़ा होता है बनिस्बत हमारे पास मैग्नीशियम की रेडियस से, क्योंकि मैग्नीशियम में जो न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन पे जो है ना ये अट्रैक्शन लागू करते हैं, उस पे जो है ना ये अप्लाई करते हैं अपनी अट्रैक्शन, और इसी वजह से जो है ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं। तो इस वजह से जो रेडियस ऑफ मैग्नीशियम है ये छोटा होता जाता है। फिर हमारे पास दूसरे फैक्टर में हमारे पास आता है एटॉमिक रेडियस का शेल नंबर के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस ज्यादा, अगर नंबर ऑफ शेल कम तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम। अगर 2 शेल हो किसी एटम में तो उसका साइज कम, अगर 3 शेल हो तो फिर वो शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास सारे एटम का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पोटेशियम का रेडियस है वो बड़ा है हमारे पास सोडियम की रेडियस से, क्योंकि पोटेशियम में हमारे पास 4 शेल्स है और सोडियम के एटम में हमारे पास 3 शेल है। मतलब 4 शेल वाला एटम 3 शेल वाले एटम से बड़ा होगा। फिर हमारे पास है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड भी हमारे पास एक फैक्टर है किसी भी एटम को उसकी रेडियस को छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड का काफी रोल है। तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर हमारे पास एक एटम है और वो सिंगल बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ, तो उसका जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा।
लेकिन जब ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से फिर हमारे पास किसी एटम ने ज्यादा बॉन्ड बना दिए हैं। जब बॉन्ड ज्यादा बन जाएंगे किसी भी एटम के, तो हमारे पास उसी एटम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो छोटा होता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले तो कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो यहाँ पे कार्बन की जो हमारे पास रेडियस है वो कम हो, वो ज्यादा होगी, सॉरी वो ज्यादा होगी। तो अगर ज्यादा होगी तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास रेडियस होगी वो 77 पिकोमीटर होगी। लाइक मैंने यहाँ पे जो है ना अल्केन का मिसाल दिया है, जिसमें इथेन का जो कार्बन है उसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 77 पिकोमीटर, और जो रेडियाई होगी तो वो 77 मल्टीप्लाई बाई 2 होगी, इसके डबल होगी। यहाँ पे हमारे पास देख लिए अल्कीन है, इसमें अब बॉन्ड डबल हो चुके हैं, 2 बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ चुके हैं। जब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर रेडियस कम हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कार्बन यहाँ पे अल्कीन में जो है वो कम हो जाएगा, और वहां पे हमारे पास 67 पिकोमीटर हमारे पास कार्बन का रेडियस होगा। इसी तरह अगर हम देख ले तो अल्काइन में जो हमारे पास कार्बन है उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, जो 3 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियस जो है ना हमारे पास मजीद कम हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो इस वजह से जो अल्काइन में कार्बन का रेडियस होगा वो हमारे पास 60 पिकोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ती जाएंगे उतना ही हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, जो कि इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं उसमें जो है ना हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, और इसको अलग से भी जो है ना यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये है कि अगर एक एटम वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और दूसरा एटम हमारे पास sp2 है और फिर तीसरा एटम हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसका रेडियस बड़ा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम का जो रेडियस होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम के रेडियस से हमारे पास बड़ा होगा। मतलब सबसे बड़ा रेडियस हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का होगा और सबसे छोटा जो रेडियस होगा वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड एटम का होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो रेडियस बड़ा है, फिर यहाँ पे sp2 उससे थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे अल्काइन में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इस वजह से जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है उसका हमारे पास 60 पिकोमीटर हमारे पास रेडियस बन रहा है। तो इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन की फैक्टर भी जो है ना हमारे पास इन्वॉल्व है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस का टॉपिक जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक हमारे पास होगा आयनाइजेशन एनर्जी।